हमारे बीच में हमारे वक्ता जयनंद कुमार जी यहाँ पर पधार चुके हैं। आपका हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं और आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। साथ ही मैं श्री आशुतोष शुक्ल जी को भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ आप सबकी ज़ोरदार तालियों के बीच। मैं अनुरोध करूंगी एसोसिएट एडिटर दैनिक जागरण श्री अनंत विजय सर से कि वे मंच पर पधारें और हमारे दोनों वक्ताओं को अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। तालियों की कंजूसी अच्छी बात नहीं है। ये बड़े बड़े लोग हैं, इन्हें इतनी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन एक अदना सी शख्सियत यहाँ खड़ी है, इसे बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार पुनः आप सभी को अवगत करा दूं कि जयनंद कुमार जी राष्ट्रीय संयोजक हैं प्रज्ञा प्रवाह, साथ ही वरिष्ठ लेखक, विचारक एवं चिंतक भी हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। आपके साथ संवाद करेंगे दैनिक जागरण के राज्य संपादक श्री आशुतोष शुक्ल जी। तो मंच आपको सौंप के आपसे इजाज़त लेती हूँ। कविता के बाद उसके पहले अमीश जी थे, तो थोड़ा सा हम लोग ज़रा राष्ट्र की चिंता थोड़ी करें, थोड़ा उधर की ओर चलते हैं। थोड़ा एक गंभीर विषय है तो, और हमारे बीच में बहुत एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पत्रकार थे, कवि हैं, लेखक हैं, विचारक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े पदाधिकारी हैं। उनकी अपनी जो एक प्रज्ञा प्रवाह उसकी चिंता करते हैं पूरी देश भर में और सब जगह जाना होता है। यहाँ आए हैं और यहीं से भी इनको कोच्चि जाना है, यानी बेंगलोर जाएंगे और फिर कल कोच्चि जाएंगे। तो थोड़ा हम लोग जो बात अभी करेंगे मैं करूँगा, लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि उसके बाद आपके पास माइक जाए, ढेर सारे हैं यहाँ पर, तो आपकी तरफ से भी सवाल आएँ। तो लेकिन जितने आप पूछेंगे, जितना आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, उतना आप घर लेकर के जा पाएंगे। इस सत्र का लाभ यही है कि जो यहाँ से मंथन हो, जो अमृत निकले, वो आप लेके जाएं और उसको जीवन में थोड़ा सा सब लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते जाएं। आपका स्वागत है नंद कुमार जी। और आपकी एक जो हमारा विषय है आज का, जिसमें आपकी किताब आई है स्ट्रगल फॉर नेशनल सेल्फहुड, तो सबसे पहले तो जो स्वत्व या सेल्फहुड की बात है, मैं चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ पर श्रोता बैठे हुए हैं उनके लिए एक बार अगर आप बताएं कि ये स्वत्व से आशय क्या है, सेल्फहुड से आशय क्या है। देखिए, एक व्यक्ति को, एक मनुष्य के लिए उनका एक प्रिंसिपल और कंटेंट विच मेक हिम मनुष्य बनाने वाला, किसी एक जीवी को मनुष्य बनाने वाला एक तत्व होते हैं उसके अंदर, वो मनुष्य का स्वत्व कर सकते हैं। इसलिए ये स्वत्व एक एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार के होने के कारण ही उनका आचरण, व्यवहार, इसमें भी हमको फर्क देखने को मिलते हैं। एक समाज जब बनते हैं, अनेक व्यक्ति मिलकर, अनेक व्यक्ति एक साथ मिल गया है तो एक भीड़ हो जाएगा, क्राउड, बट इट इज नॉट अ समाज। व्यक्ति समाज में या व्यक्तियों समाज में परिवर्तन होने के लिए एक समान स्वत्व उस समाज के अंदर होना, उस व्यक्तियों के अंदर होना चाहिए। देन वो समान स्वत्व या इनर कंटेंट, वो कंटेंट या विषय वस्तु या सेल्फहुड, मैंने जो अंग्रेजी में सेल्फहुड ऐसा शब्द प्रयोग किया है, वो समाज को राष्ट्र में परिवर्तित करते हैं। इसलिए हम कहते हैं पूरे विश्व में राष्ट्र अलग अलग है, सब समान है, ऐसा कहते हैं लोग, लेकिन प्रत्येक राष्ट्र का स्वभाव में, व्यवहार में, आचरण में बहुत फर्क हमको देखने को मिलते हैं। इसलिए महाकवि इकबाल ने कहा, जुनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। क्यों? रोम या ग्रीस या इजिप्त सब मिट गए, क्यों? उनके स्वत्व विनाश हो गया है, स्वत्व नष्ट हो गया है। कुछ बात है ना हस्ती मिटती हमारी, कुछ बात यहां है जो मिटा नहीं है। व्हाट इज इट? दैट इज द सेल्फहुड ऑफ दिस नेशन। हिंदुस्तान का सेल्फहुड, राष्ट्र का सेल्फहुड वही है। वो सेल्फहुड के वजह से हम अभी भी जिंदा है। तो ये स्वत्व के आधार पर, मैं एक और बात क्षमा कीजिए, इस स्वत्व के आधार पर ही राष्ट्र आगे बढ़ता है, बढ़ते जाते हैं। अर्नोल्ड टॉयनबी, when he was defining the history of the whole world,
उन्होंने एक बात बताया था, कुछ देश कुछ राष्ट्र अभी भी जिंदा है, अभी भी जीवित है, उसमें एक है भारत। उसका कारण के बारे में उन्होंने, उसका रीजन के बारे में विश्लेषण करने के समय अर्नोल्ड टॉयनबी कहा है, कुछ राष्ट्रों में, कुछ नेशंस के अंदर एक क्रिएटिव माइनॉरिटी, एक सृजनात्मक अल्पसंख्यक होते हैं। उस राष्ट्र के पर्पस, यहां में सेल्फहुड ऐसा कहा, अर्नोल्ड टॉयनबी ने बताया, उसके पर्पस को मानने वाला, जानने वाला एक छोटी टोली होते हैं, छोटी एक ग्रुप होते हैं। उनको उन्होंने नाम दिया, अर्नोल्ड टॉयनबी ने, क्रिएटिव माइनॉरिटी। भारत के बारे में अगर सोचने के समय वो क्रिएटिव माइनॉरिटी हमारे चिरपुरातन संस्कृति का रक्षक, पालक ऐसे ऋषि जन हैं। हमारे वो ऋषियों ने इस स्वत्व को पालन किया, उसके बारे में हमेशा सोचा है, इसलिए भारत राली में है। वो टेक्निकल टर्म भी अर्नोल्ड टॉयनबी का है। इस नेशन, द हिंदू नेशन और राष्ट्र भारत, it is in a rally that is always progressing only because of that content and the strength of that स्वत्व के शक्ति के कारण। उस स्वत्व के आधार पर आगे बढ़ने के समय राष्ट्र को प्रगति मिलेगा। उस स्वत्व के आधार पर हर एक क्षेत्र का पुनर्निर्णयन, पुनरासूत्रण, पुनर्अभिव्यंजन होने के समय उस राष्ट्र के एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सब में ये स्वत्व का एक प्रकार सा प्रकट होने के समय वो राष्ट्र आगे बढ़ जाते हैं। इस देश को स्वतंत्र, पूरी तरह स्वतंत्र अगर कहना है तो इस स्वत्व के आधार पर देश के सब प्रकार के तंत्र का आविष्कार होना चाहिए। इसलिए कहते हैं 1947 अगस्त 14 और 15 मिडनाइट को, आधे रात को हम स्वाधीन हो गया, लेकिन स्वतंत्र होने के लिए अभी भी बाकी है। स्वाधीनता से स्वतंत्रता के ओर हमारे महाप्रयाण अभी भी जारी है। 75 साल पूरा हो गया है, 75 साल उस प्रयाण का यात्रा पूरा हो गया और आगे बढ़ना, देश एक विश्व गुरु पद तक पहुंचना चाहिए। तो ये मैंने जो यहाँ तो आपने क्वेश्चन पूछा, वो स्व के आधार पर हर क्षेत्र का रीअरेंजमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग होने की आवश्यकता है। मैं इसके पहले कि दूसरा प्रश्न पूछूं, ये पीछे जो सहयोगी हैं जागरण के लिए जो काम कर रहे हैं पर्दे के पीछे, इनको थोड़ा अनुशासन में रहना होगा। दूसरी बात ये कि मैं जानना चाह रहा था कि ये आप तो संघ के प्रचारक हैं, आपके बहुत सारे काम हैं, ये इतिहास में कहाँ चले गए आप? मैं इसमें एक बात जोड़ते हुए कह रहा हूँ, आप में से अगर किसी ने पढ़ा हो थोड़ा सा पैसे, आपने तो खैर, एच.वी. शेषाद्री जी की एक किताब है द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन, और देश बट गया, वो यहाँ भारतीय भवन में मिलती है, कोशिश करने पर मिलती है, जल्दी मिलती नहीं है, पर वो पढ़नी चाहिए। तो मैं आपसे आता हूँ कि ये इतिहास की जो गलियाँ हैं बड़ी विवाद की आती हैं, बड़ी मेहनत की आती हैं, पर इसमें जाते हुए क्या सोचा आपने और क्या निकला आपका? सर, आपने अच्छा सवाल पूछा है। एक प्रचारक को मैंने बहुत गलती किया है, सही में। एक प्रचारक का काम नहीं, संघ का प्रचारक का काम नहीं है पुस्तक लिखना। पुराने जमाने में ऐसे कुछ प्रचारकों को वापस भी भेजा, ऐसा मैंने सुना है पुस्तक लिखने के काम। संगठन का काम करना है प्रचारक का, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पर, आज के समय पर आपको मालूम है इतिहास सबसे महत्वपूर्ण है। ये देश को आगे बढ़ना है तो उस सही इतिहास हमको मिलना चाहिए। मैं यहाँ भी एक विदेशी विचारक का जो कोटेशन आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। बेन ऑक्री, आप सुने होंगे नाम, एक फेमस नाइजीरियन नॉवेलिस्ट है, कथाकार है बेन ऑक्री, बुकर प्राइज वगैरह मिले हैं। 4-5 साल पहले इस प्रकार का एक वैचारिक कार्यक्रम में उनको बुलाया था जयपुर में। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन मच अबाउट दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम, दैट इज नॉट वन थिंग फॉर श्योर। एक बात तो सही है, बेन ऑक्री को वहां बुलाने के समय उनके मन में ऐसा सोच था, एक ब्लैक व्यक्ति है, बुकर प्राइज मिले है, इधर आकर प्रधानमंत्री को 4 गाली देकर जाएंगे, ऐसा सोचकर बुलाया है क्या पता नहीं। लेकिन वहां आकर उन्होंने पहला सेंटेंस में भी
में ही उन्होंने उत्तर दिया इस सभी को। उन्होंने बताया आपके पंचतंत्र मेरे को लिखने को सीखा, आपके रामायण के कारण मैंने लिखना प्रारंभ किया, ये सब उन्होंने बताया था। ठीक है, दैट इज नॉट आवर मेन पॉइंट। बेनौकरी वापस दिल्ली में आए, एक छोटी सी पत्रकारों का जो सभा में उन्होंने एड्रेस भी किया, उसमें एक अच्छे बुद्धिशाली पत्रकार ने उनको पूछा, देखिए आपके देश अफ्रीका, पूरे अफ्रीका, नाइजीरिया सहित सब हमारे जैसा एक जमाने में कॉलोनियल फोर्सेस के अंडर था। What do you see the similarities in between your nation and our nation? उन्होंने उस समय ऑफ्ट कोटेड उनका एक कोटेशन है, हमें अनेक बार उन्होंने बताया था, देखिए आपके इधर भी मेरे वहां भी ये कॉलोनाइज्ड फोर्सेस ने, उपनिवेश शक्तियों ने एक काम किया, they tried to destroy, poison our nation. I am quoting his quotation. To poison a nation, poison its stories. एक देश को नष्ट करना है तो उसकी कहानियों को नष्ट करना, विषैली बनाना। कहानी एक बार विषैली हो गया है तो, पॉइजन्ड हो गया है तो वो नेशन डिमोरलाइज्ड हो जाएगा। डिमोरलाइज्ड एक देश डिमोरलाइज्ड हो, अनैतिक बन गया है तो वो देश स्वयं अनैतिक कहानी बताना प्रारंभ करते हैं। हमको भी मालूम है, ये यहाँ स्टोरी मीन्स हिस्ट्री। हमारे हिस्ट्री को ये कॉलोनाइज्ड फोर्सेस ने, कॉलोनाइजेशन का जो फोर्सेस ने, यूरोपियन शक्तियों ने, उन्होंने गलत ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया। क्यों? राष्ट्र को नष्ट करने के लिए। इसके वजह से हमारे अंदर भी उस प्रकार का फेक नैरेटिव्स बहुत सारे आ गए हैं, हिस्ट्री को विषैली करने के वजह से। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आर्य बाहर से आए, भारत के जो प्राचीन समाज को हराया, वध किया, उनको भगाया, ये सब ये कहानी हमको उन्होंने सिखाया। हमारे रामायण और महाभारत में विष डाल के हमारे अंदर इस गलत नैरेटिव उन्होंने डाल दिया और वी बिकेम डिमोरलाइज्ड एंड द डिमोरलाइज्ड सोसाइटी started telling the demoralized story to itself. स्वयं बताना प्रारंभ करेंगे। ये बहुत खतरनाक एक सिचुएशन है and it will end up in a complete ultimate psychic destruction. मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विनाश के ओर जाएंगे। भगवान गीता में कहते हैं ना, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ऐसा स्थिति भारत के अंदर भी आ जाएगा, ये इतिहास इस प्रकार के विषैली होने के कारण। इसलिए इस इतिहास को कम से कम एक क्वेश्चन उठाना, हम कुछ मैं इस पुस्तक में किसी एक बड़े इतिहासकार के जैसा मैंने पुस्तक नहीं लिखा। मैं एक आम व्यक्ति के रूप में, एक आम समाज के प्रतिनिधि इस रूप में, आई हैव रेज्ड सम क्वेश्चंस टू द हिस्टोरियंस। सी, भारत एक नहीं है ऐसा आप लोग कहते हैं, लेकिन मेरा वेद मेरे को सिखाया है समुद्र पर्यंत एक राड, ये राष्ट्र समुद्र पर्यंत एक है। मेरा इतिहासों में, रामायण में, महाभारत में पूरे भारत का वर्णन आते हैं। आप लोग मेरे को आपके हिस्ट्री में कहते हैं इंग्लिश लोग आने के बाद ही भारत एक हो गया है। आई थिंक इट इज नॉट करेक्ट। आपके प्रतिनिधि लोगों ने कहते हैं, बीच में एक बड़ी पत्रकारी, आई विल नॉट मेंशन हर नेम, उन्होंने एक ट्वीट किया था, भारत वॉज नॉट देयर बिफोर ब्रिटेन केम हियर, इंडिया वॉज नॉट देयर, it was only a landmass in between Burma and Afghanistan. बर्मा को नाम है, अफगानिस्तान को नाम है, लेकिन इस लैंडमास को नाम नहीं, ऐसा उनके सोच है। मैंने क्वेश्चन पूछा है, ये क्यों ऐसा होता है? फिर भी मैंने क्वेश्चन पूछने के लिए कोशिश किया। मेरा इतिहास जो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ा, उसमें मैंने ऐसा सीखा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम, स्वाधीनता के लिए हमने जो संघर्ष किया वो केवल पॉलिटिकल रीजन से हुआ है, राजनैतिक कारण से हुआ, ऐसा मैंने सीखा। लेकिन मेरे अध्ययन में मैं ये भी बताया, मेरे शाखा में, मेरे संघ के अंदर से मैंने जो सीखा है, यहाँ स्वतंत्रता संग्राम इस राष्ट्र के स्वत्व के प्रेरणा से हुए हैं, इसके सेल्फहुड के प्रेरणा से हुए हैं। मेरे अंदर इस प्रकार के सवाल उठाने के लिए मैंने सोचा तो सबसे अच्छा एक माध्यम एक पुस्तक ही लिखना है। पुस्तक लिखकर मैंने एक क्वेश्चन पूछा। मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा है, प्रोफेसर आर.सी. मजूमदार को भारत के हिस्ट्री लिखने से क्यों हटाया जवाहरलाल नेहरू ने?
क्यों ईरान के तेहरान में एम्बेसडर रहे ताराचंद को क्यों 1955 को हम वापस बुला के भारत के हिस्ट्री एक कम्युनिस्ट तरीके से लिखने के लिए दिया है? व्हाट इज द रीजन? मैंने ये सवाल पूछने के लिए पुस्तक लिखा। इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड, इन द एकेडमिक डेफिनेशन के आधार पर आई डू बेग योर पार्डन, मैं क्षमा मांगना चाहता हूं, एक हिस्ट्री बुक नहीं है, ये कुछ सवाल है। जिन आरसी मजुमदार का जिक्र आपने किया है वो पढ़ना चाहिए। एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया है और वो बड़ी मोटी सी किताब है और बहुत पहले से लेकर 71 तक आती है वो, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चूँकि आपने कहा तो प्रसंगवश कर्नल स्लीमैन हुए हैं जिनको ठगी उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है। केवल देखिए कैसे हमारे यहाँ लोगों को लड़ाते और करते हैं। उन्होंने लिखा है अपनी किताब में एक जगह कि नर्मदा एक दिन गंगा का महत्व कम कर देगी। उनको मालूम था कि गंगा हमारे लिए क्या है। आप राम को, शिव को और गंगा को हटा दीजिए, कृष्ण को हटा दीजिए, फिर क्या रह जाता है? तो प्रतीकों को मारा जाता है। वो नर्मदा को गंगा के सामने खड़ा कर रहे थे। तो जो आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक है। मैं एक आपकी और किताब की तरफ चलता हूँ और थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी उधर की ओर चलते हैं। एक आपकी और किताब है बदलते दौर में हिंदुत्व। उसमें मैं पहली बात तो ये जानना चाहता हूँ कि हिंदुत्व तो ठीक है, बदलते दौर से आपका आशय क्या है? हिंदुत्व तो वैसा ही है, और ये दौर कहाँ से शुरू होता है और ये कहने की ज़रूरत क्या पड़ी बदलते दौर में हिंदुत्व? देखिए, ये दो कारण से ऐसा एक टाइटल दिया है। टाइम हैज चेंज्ड, काल तो चेंज हो रहे हैं। अंग्रेजी, ओरिजिनल अंग्रेजी है इस प्रकार, उसमें हिंदुत्व फॉर द चेंजिंग टाइम्स ऐसा लिखा है। चेंजिंग टाइम्स का दो कारण से लिखा है। वेदर हिंदुत्व इज रिलेवेंट, ये संगत है क्या? ये चेंज्ड मॉडर्न सोसाइटी पर आजकल कहते हैं ये एआई का एरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कालखंड है, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो गया है। आज पूरे संसार एक छोटे परिवार जैसा, छोटे एक इसमें सिकुड़ गए हैं। उस समय आप राष्ट्र का, हिंदुत्व का, संस्कृति का बात कहने का आवश्यकता क्या? ये सब प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं। कुछ लोग ये भी पूछते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जो डेवलपमेंट के लिए हिंदुत्व को क्या उत्तर देने के लिए आपके पास है। और भी लोग पूछते हैं व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ हिंदुत्व इन द चेंज्ड वर्ल्ड, चेंज टाइम्स। मैं उस पुस्तक में हिंदुत्व सब प्रकार के हमारे जो क्षेत्रों में मोहरे पर, फेसेस पर, हाउ फार इट इज रिलेवेंट, ऐसा लिखने के लिए कोशिश किया। फॉर एग्जाम्पल, मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रहा, हमारे पास समय भी कम है। देखिए, इकोनॉमिक्स का बात करते हैं, अर्थशास्त्र का जो विषय करते हैं, ये आर्थिक जगह पर भी हिंदुत्व को उत्तर देने के लिए है, ऐसा मेरा सोच है। मैं बताया क्योंकि मैंने उसमें एंगस मेडिसन का जो पूरा विश्व के इकोनॉमिक हिस्ट्री को एनालाइज करने का जो उदाहरण मैंने प्रस्तुत करने के लिए कोशिश किया। आप लोगों को मालूम होगा, ये स्पेशली यूरोपियन और अमेरिकन शक्तियों को भारत एक जमाने में आर्थिक दृष्टि पर आगे थे, ये उनको डाइजेस्ट होने वाला बात नहीं था। इसको गलत साबित करने के लिए ही उन्होंने बरूच करके एक बेल्जियन इकोनॉमिस्ट को पहला काम दिया, ये गलत साबित करने के लिए। इट वॉज ए कहानी, ये वो केवल फिक्शन है ऐसा कहने के लिए। लेकिन बेल्जियम जो इकोनॉमिस्ट, उन्होंने ये प्रयास शुरू किया, लेकिन कुछ समय के बाद उनको भी मालूम हो गया भारत वॉज वेरी मच अहेड। कारण क्या है पता नहीं। दूसरा, इसको विस्तारित रूप में एक 2000 साल के वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री को अध्ययन करके समाज के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए एंगस मेडिसन करके, वो एडवाइजर टू डेवलप्ड नेशंस, विकसित देशों के इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उनको काम दिया। उन्होंने एक बहुत बड़ा सेना को लेकर ये अध्ययन पूरा करके अंत में ये बताए, यस, रिटर्न हिस्ट्री जाने के पहले ही फॉर द लास्ट 2000 ईयर्स में 200 या 250 ईयर्स छोड़कर भारत और चाइना ऑल्सो फॉर ओनली 2 सेंचुरीज, बाकी सभी कालखंड में 1600 ईयर्स भारत वाज अहेड। मैं तीसरा भी एक और इकोनॉमिस्ट के जो बात इसमें चर्चा किया है, इसको लेकर फिर से अध्ययन हुई, और अध्ययन में लीन पियरी लेमैन करके एक और इकोनॉमिस्ट, he was also advisor to lot of the, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड इकोनॉमिक नेशंस का एडवाइजर थे। उन्होंने इसका कारण लिखा है, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। उन्होंने बताया इसका मुख्य कारण
हिंदू फिलोसॉफिकल थॉट्स है, कर्म सिद्धांत है। एक जमाने में आप सुने होंगे, भारत के दरिद्रता को मजाक उड़ाने के लिए हमारे यहाँ के एक लेफ्टिस्ट इकोनॉमिस्ट कॉमरेड राजकृष्णा एक शब्द कोइन किया, हिंदू ग्रोथ रेट। अब बहुत सारे पत्रकार लोगों को मालूम है हिंदू ग्रोथ रेट, हिंदू यानी दरिद्रता यानी हिंदू ग्रोथ रेट है। हिंदुओं के विचारों के कारण क्या, कर्म सिद्धांत, कर्म करने से फल नहीं मिलेगा, फिर क्यों कर्म करना। कर्म सिद्धांत से ये सीख भारतीय लोगों को मिला, ऐसा राजकृष्ण का सोच था। पुनर्जन्म सिद्धांत के कारण भारतीय लोग, हिंदू लोग क्या किया, इस जन्म में कुछ करने के लिए तैयार नहीं, कुछ करना है तो अगले जन्म में करूंगा। इसलिए कर्म बहुत कम हो गया इस कारण से। इसलिए उन्होंने बताया इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द हिंदू फिलोसॉफिकल थॉट्स। कार्ल मार्क्स ने बताया एक बार्बेरियन सिविलाइजेशन है इसलिए इकोनॉमिकली पुअर हो गया, ऐसा बताया था। विंस्टन चर्चिल ने भारत को मजाक उड़ा के बताया, ये एक कार्ल मार्क्स ने सेमी बार्बरिक कहा, विंस्टन चर्चिल ने पूरा बार्बरिक कहा। लेकिन लीमैन पेरी, जो मैंने बताया लीन पेरी लेमैन, उन्होंने साबित किया भारत के विशिष्ट और उन्नत उत्तुंग जो साइंटिफिक थॉट्स है इकोनॉमिक एडवांसमेंट के कारण इतना ज्यादा। सो मैं एक ही छोटा सा उदाहरण केवल बताया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी एक अध्याय है इसमें, एजुकेशन। सो वन इज दैट चेंज्ड टाइम्स मीन्स दैट चेंज्ड एटमॉस्फेयर में हिंदुत्व रिलेवेंट है क्या या नहीं। दूसरा, हिंदुत्व के ऊपर जो डिस्कशन आजकल हो रहा है वो एक गलत तरीके से जा रहा है। कुछ लोग आजकल कहना प्रारंभ किया हिंदुइज्म ठीक है, हिंदुत्व पॉलिटिकल है, हिंदुत्व कम्युनल है, ऐसा कहते हैं। हिंदुइज्म विशाल है, हिंदुत्व संकुचित है, ऐसा कहते हैं। लेकिन ये कहाँ के डेफिनेशन है। हिंदुत्व मीन्स एक दो भारतीय शब्दों का जोड़ है, हिंदू और तत्व, ये दोनों भारतीय शब्द है। लेकिन हिंदुइज्म, हिंदू प्लस इज्म है। मुझे कोई आपत्ति नहीं हिंदुइज्म कहने के लिए। व्हेन यू आर टॉकिंग मच अबाउट हिंदुइज्म देन आई हैव टू एनालाइज इट। हिंदुइज्म यानी अर्थ क्या है। एक भारतीय शब्द हिंदू और एक पाश्चात्य शब्द, लैटिन कह सकते हैं, रोमन कह सकते हैं, इंग्लिश कह सकते हैं। लैटिन शब्द इजोम, रोमन शब्द इजेम, अंग्रेजी इज्म। इसका अर्थ क्या है, आप जरा डिक्शनरी ढूंढ लीजिए। इज्म का अर्थ क्लोज्ड बुक ऑफ थॉट, यानी विचार करके पूर्ण किए हुए तत्व को कहते हैं इज्म। यू कैनॉट ऐड एनीथिंग टू इट, आपको कुछ जोड़ नहीं सकते हैं, इसमें से कुछ निकाल भी नहीं सकते। लेकिन हिंदुत्व यानी क्या है, हिंदुत्व यानी आपको कुछ भी जोड़ सकते हैं। भगवान कृष्ण ने बताया था विमर्श्येतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। यहां पूरा विचार करने का अधिकार है, आपको कुछ अच्छा लगता है तो करो, यहां नरक नहीं देंगे हिंदुत्व में। ये दोनों पक्ष मैंने इसमें रखने के लिए कोशिश किया है। हिंदुइज्म जो जब कहते हैं तो ये समझना चाहिए सबको कि एक सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, तो वैसे ही हिंदुइज्म नहीं है, वो हिंदुत्व ही है। उसको एक सीमित अर्थ में या उस परिभाषा में नहीं लाना चाहिए। आपने अपनी किताब में लेकिन वो जो एक कोट है पीछे की ओर, वो डॉक्टर मोहन भागवत जी का है और डेविड फ्रॉले का है। उसे मैंने पढ़ा जो बैक कवर था। तो डेविड फ्रॉले बाहर से हैं। अभी आपने बहुत सारे लोगों, आपको क्या लगता है अभी आपने आरसी मजुमदार के बारे में कहा, पिछले कुछ वर्षों में जो इतिहास लेखन है भारत में वो ठीक से हुआ है, अथवा भारत में भारतीय इतिहास दृष्टि, लेखन नहीं इतिहास दृष्टि का अभी भी लेखकों में अभाव है जो पूरा नहीं किया जा सका है। ने पूरे 100% इतिहासकारों के मन में इसका दृष्टि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। दृष्टि कम है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कल्प्रिट्स मैं बताऊंगा, ये कम्युनिस्ट इतिहासकार भारत के अंदर, जो आप देखिए राम जन्मभूमि का हिस्ट्री को भी विषैली करने वाला कौन है। डॉक्टर के मोहम्मद ने बताया था ये तो 77-78 में हल होने वाला था ये, लेकिन इसको पूरा गलत करने वाला कौन है, कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट। दोस हु वर नॉट आर्कियोलॉजिस्ट भी नहीं थे कुछ लोग, रोमिला ठाकुर जैसे लोग, आर्कियोलॉजिस्ट के क्या संबंध है।
लेकिन उन्होंने भी बहुत राम जन्मभूमि के हिस्ट्री को गलत ढंग से मुस्लिम समाज के सम्मुख रखने के कारण ही उस समय यह हल नहीं हुआ था, मैं ये बता रहा हूं। दूसरा भी एक कॉलोनियल माइंडसेट वाले लोग हैं, जेम्स मिल से प्रेरणा लेकर हिस्ट्री लिखने वाले लोग। आप भी इतिहास से जुड़े हुए व्यक्ति, आपको मालूम है जेम्स मिल कौन है। जेम्स मिल ने हिस्ट्री लिखा है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द प्रीफेस ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रंथ? उसका जो पहला उपोद्घात, उसमें उन्होंने स्वयं लिखा, आई एम राइटिंग दिस हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ 2 क्वालिफिकेशंस। व्हाट इज द 2 क्वालिफिकेशन? उन्होंने बताया, मैं भारत में अभी तक नहीं गया है, भारत में अभी तक गया नहीं, ये उनका एक क्वालिफिकेशन है। दूसरा क्वालिफिकेशन, भारत के बेवकूफ लैंग्वेजेस में संस्कृत से लेकर तमिल तक कोई भाषा मेरे को मालूम नहीं है। सो दैट इज द क्वालिफिकेशन ही इज प्राउडली प्रेजेंटिंग, यानी बहुत गर्व से वो बताते हैं। एंड आवर हिस्टोरियंस, मेनी ऑफ द हिस्टोरियंस, आई डू विथ ऑल कॉन्फिडेंस आई एम सेइंग, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफिशियल इतिहासकार कॉमरेड ताराचंद से लेकर सभी लोग वर इन्फ्लुएंस्ड बाय जेम्स मिलियन, में ऐसा शब्द प्रयोग, कॉलोनियल हिस्ट्री राइटिंग। ये 2 लोग, और इसके साथ साथ भारत को एक मजहबी देश बनाने के लिए कोशिश किए, वो नहीं हुआ, इसलिए भारत को बांटने के काम में लगे हुए इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हिस्टोरियंस। यू मे बी नोइंग, भारत का जो इतिहास में उनका भी हस्तक्षेप है। वो हस्तक्षेप क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, भारत के अंदर इस्लामिक आक्रमण नहीं हुआ। दे आर सेइंग, अगर भारत के अंदर इस्लाम लोग बाहर से आए हैं तो यहां के डाउनट्रॉडन लोग, पिछड़े हुए जाति वर्ग, ब्राह्मणिकल हेगेमनी से रक्षा के लिए इस्लामिक लोगों को बुलाए। क्यों? दैट इज द रिलीजन ऑफ पीस, दैट्स द रिलीजन ऑफ लाइट। औरंगजेब इज द मोस्ट सेक्युलर राजा भारत जो देखा हुआ भारत के इतिहास में सबसे। इस प्रकार तीनों शक्तियों ने मिलाकर, एक तो कम्युनिस्ट इतिहासकार, दूसरा कॉलोनियल माइंडसेट वाले हिस्टोरियंस, एंड तीसरा इस्लामिक। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल इस्लाम्स, दैट्स व्हाई आई कोटेड ए ग्रेट हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट मोहम्मद। पहले जो मैंने बताने के कारण वही है, के मोहम्मद। लेकिन देयर आर सम पीपल हु ट्राई टू, एक प्रकार से भारत के इतिहास को इस प्रकार रखने के लिए, भारत में हुए आक्रमणों के बारे में इस प्रकार के विषय रखने के लिए कोशिश करते। उन लोगों को आपने जो सही कहा, इतिहास का सही दृष्टि नहीं है। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ। थोड़ा संक्षेप में मैं आपसे उत्तर चाहता था, और वो ये था कि जैसे आपने कहा, ये तो हम मानते हैं कि देखिए, किताबों की अगर हम बात करें तो कम्युनिस्ट वहाँ है, वो बाहर नहीं है। और वो आप जो 2014 का जो कालखंड है, जिसके बाद कहेंगे, इसके बाद भी वो बाहर नहीं गया है। तो वो बाहर कैसे आएगा, वो नए इतिहासकार कैसे बनेंगे, ये इसके साथ एक सवाल हम और आपसे उसी में जोड़ लेते हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, जानते होंगे मैं आपसे बाहर कह रहा था, कटिंग साउथ करके दक्षिण में एक अभियान चलता है, जिसके जवाब में आपने शुरू किया है ब्रिजिंग साउथ। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि हम यूपी में हैं, हम मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, यहाँ पर जो हम दक्षिण की तुलना में कम सनातनी हैं, ये सबको मानना चाहिए, हम लोग बहुत फ्यूडल हैं और बहुत अर्थों में दक्षिण, उनके यहाँ रंगोली और अल्पना बहुत होती, उनके यहाँ ये अभियान ज़्यादा क्यों इतना इम्पैक्टफुल दिखने लगता है? इसी में ये आप जोड़ लें, एक कोशिश हो रही है जिसमें कहा जाता है कि दलित और पिछड़ा ये बिल्कुल एक अलग किया जा रहा है कई अर्थों में, और वो जो हिंदुत्व है उसको कमज़ोर करने की ये कोशिश है या नहीं है? सही में ऐसा प्रयास हो रहा है। उसका जो उद्भव केंद्र, प्रभव केंद्र, मैं एक प्रकार से शर्म के साथ मैं बता रहा हूँ, मैं सहित लोग जो जहाँ जन्म हुआ साउथ से और केरल से, इसका ज़्यादा प्रेरणा मिल रहा है। इस बात आपने जो बताया सही है। दूसरा, आपका जो वो बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, मतलब आप उत्तर भारत के लोग ज़्यादा फ्यूडल है, नहीं सनातनी नहीं है, सब कहते हैं। देखिए, मेरा जो आकलन, में हर साल, क्षमा कीजिए आयु में आप बड़े होंगे, लेकिन कम से कम 3 बार भारत पूरा प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति, कम से कम सभी स्टेट्स में जाते हैं हर दिन। आपने जो बताया,
इस रात को मैं 3 स्टेट्स पार करने वाला हूं. सो आई एम ट्रैवलिंग ऑलवेज. मेरा अनुभव के आधार पर मैं बताना चाहता हूं, उत्तर भारत के लोगों को मजहब से ज्यादा, रिलीजन से ज्यादा राष्ट्र को महत्व देते हैं, राष्ट्र को महत्व देते हैं. लेकिन मैं बता रहा हूं, दक्षिण में आप आ गए तो रिलीजियस जो विचार, मजहबी विचार बहुत ज्यादा होते हैं. वहां स्टालिन भी स्टालिन के बीवी के लिए है ऐसा बताते हैं, लेकिन मंदिर में जाते हैं. लेकिन बाहर आकर वो स्टालिन और स्टालिन के बेटा कहते हैं सनातन डेंगू जैसा है, डेंगू जैसा है, मच्छर जैसा है, मलेरिया जैसा है, कहते हैं, जाते हैं मंदिर में. मतलब क्या है? हिंदुत्व का वो दूसरा जरा ऊपर का एक स्तर है, दैट इज रिलेटेड टू राष्ट्र. इस राष्ट्र के संस्कृति संबंधित जो बातें थोड़ा कम, मेरा अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं, ये हमेशा है. देखिए, इसका उदाहरण मैं दूसरे प्रकार से भी कम समय ही ले लूंगा. जब जब भारत के अंदर राष्ट्रीयता के ऊपर सवाल उठते थे, उस समय कौन रिएक्ट किया सही में? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे सभी का, यहां बैठे हुए सभी लोगों के याद में है इमरजेंसी का जो पीरियड, आपातकाल का जो समय है. इस राष्ट्र के प्रकृति, संस्कृति, परंपरा, इतिहास सबको तोड़ने वाला भारत कभी भी एक प्रकार से एक डिक्टेटरशिप में कभी नहीं गए हैं. वो डिक्टेटरशिप का कालखंड था 1975 to 77, यू नो. उसी कालखंड में इसके विरुद्ध में जो संघर्ष कौन किया था? विथ ऑल शेम आई एम सेइंग, Kerala has given the utmost seeds to that dictator at that time. केरल सबसे ज्यादा सीट्स दिया इंदिरा गांधी को, कांग्रेस को. लेकिन आप देखिए उत्तर में बिहार सहित, बिहार के बारे में बताने के समय बहुत सारे लोगों को लगता है वो ऐसा है ऐसा है कहते हैं. नहीं, सारे आंदोलन बिहार से शुरू. बिहार से, बिहार ने रिएक्ट किया. क्यों? मैं बता रहा हूं, पर्सनल मजहब मत वो अलग है, लेकिन हमारे सबको एकत्रित करने वाला राष्ट्रीयता का जो विचार, अगर मैं आई एम नॉट सेइंग दैट दे हैव स्टडीड सावरकर, दे हैव स्टडीड अरबिंदो, दे हैव स्टडीड, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं. फिर भी मन में ये है. इसका मुख्य कारण भी मैं सोच रहा हूं, ऐतिहासिक के कारण भी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा आक्रमण का शरव्य बन गया, शिकार बन गया उत्तर भारत के लोग. ये बाहर से आने वाले जो मजहब या विचारधारा का आक्रमण का स्वरूप को बहुत अच्छी तरह उन लोगों को समझ सकते हैं. इसलिए दो मजहब के फॉलो करने वाले होंगे, मैं उसको धर्म शब्द नहीं कह रहा, आप लोगों ने ध्यान दिए होंगे, मैं मजहब ही बता रहा हूं. मैं कृष्ण को आराधना करते हैं तो कृष्णत्व मेरा मजहब है, मेरा मत है, मेरा रिलीजन है. बट हिंदुत्व इस राष्ट्र का विचार है. वो विचार कई कारणों से वहां कम ऐसा मेरे को लग रहा है. आहिस्ते आहिस्ते इसका चेंज हो रहा है. वो चेंज एक बार आने के लिए भी हमने इस ब्रिजिंग साउथ ऐसा करके ये कार्यक्रम लेकर आगे बढ़ रहा है. अभी हाल ही में 4 महीने पूर्व देखिए, केरल के अंदर कोच्चि में केरल के मुख्यमंत्री कॉमरेड पिनराई विजयन ने एक कार्यक्रम का इनॉग्रेट किया. वो कार्यक्रम का नाम है कटिंग साउथ. साउथ को कट करना, कहां से विखंडन करना चाहते हैं वो लोग? उत्तर देते हैं हम तो ग्लोबल साउथ के बारे में कहते हैं. ठीक है, ग्लोबल साउथ है तो आप ग्लोबल के कितने प्रतिनिधियों को वहां बुलाया है? छोड़ दीजिए, अफ्रीका से कोई किसी को नहीं बुलाया है तो भी, क्या आप उत्तर प्रदेश से किसी को बुलाया है क्या वहां? नहीं. देखिए, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, ये 5 राज्यों से लोगों को बुलाकर वहां एक मैसेज दिया है, दिल्ली हमको शोषण कर रहे हैं. दिल्ली यानी क्या है आप समझ लीजिए. दिल्ली हमको शोषण कर रहे हैं, यहां से टैक्स वसूल करते हैं और हमको किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं देते हैं. ये फैक्चुअल एरर भी है. विचार सामान्य समाज के मनुष्य के अंदर एक विखंडन का विचार एक जमाने में कश्मीर में हुआ, एक जमाने में खालिस्तान में अभी फिर से करने के लिए कुछ लोग कोशिश करते हैं, एक जमाने में नॉर्थ ईस्ट में हुआ और उसका बहुत सारा हमको भुगतना पड़ा है ना. वी हैव टू पे ए लॉट फॉर दैट. कितने खून बहा है. केरल, तमिलनाडु सहित राज्यों में इस प्रकार का एक षड्यंत्र चल रहा है. इस षड्यंत्र को एक प्रकार से हम रेसिस्ट करने की आवश्यकता है.
एक वैचारिक रेसिस्टेंस इस रूप में ब्रिजिंग साउथ कार्यक्रम आप सभी को मैं आमंत्रण करता हूं, दिसंबर 12 को दिल्ली के अंदर ऐसा एक कार्यक्रम करने वाला है। ये माइक ज़रा इधर पहुंचाइएगा तब तक, लेकिन मेरा वो कोई है यहाँ पर, ज़रा ये माइक, कोई सवाल पूछना चाह रहा है जी? हाँ, जो वहाँ पहुँचाइए भाई, अपना नाम बताइएगा और संक्षेप में पूछिएगा। तब तक एक बात वो रह गई है कि जो कम्युनिस्ट वैचारिकी है, जो किताबों में है, सिलेबस में है, उसको काउंटर करने के लिए क्या किया जा रहा है? तब तक एक हम जवाब उसका सुन लें। देखिए, राष्ट्र विरोधी विचार और विखंडन का विचार, उसको प्रतिनिधित्व करने वाला पार्टी इस रूप में कम्युनिस्ट विचारधारा, क्योंकि वो राष्ट्र को मानते ही नहीं है। से आइडियोलॉजिकली अगर देखा है तो कार्ल मार्क्स को पढ़िए, आप स्टालिन को पढ़िए, लेनिन को पढ़िए, ट्रॉट्स्की को पढ़िए, कहीं पर राष्ट्र को महत्व नहीं देते हैं। इसलिए राष्ट्र विरोधी विचारधारा हमेशा वो प्रचारित करते हैं। ये अपने टेक्स्ट बुक में भी कुछ साइलेंटली, कुछ जगह पर कमजोर दृष्टि पर आ गए हैं। इसको निकालने की आवश्यकता है, वीडिंग आउट। इस वीडिंग आउट करने के लिए एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी आ गया है। वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सेकंड स्टेप के रूप में करिकुलम फ्रेमवर्क बड़े अच्छे इतिहासकार, बाकी विद्याविदों ने बैठकर कर रहे हैं। उसका थर्ड स्टेप सिलेबस में भी ये परिवर्तित हो जाएगा। काम तो शुरू हो गया, ऐसा मेरा जानकारी है। ये जो जी कोई है पूछ रहे हैं? हाँ, इनको दीजिए भाई। सर, मेरा नाम पीसी सोनी है, प्रेमचंद्र सोनी। मेरा एक सवाल है सर से। सर बैठे हुए हैं। कोरोना काल में मुझे कुछ दिनों चेन्नई में रहने का मौका मिला। मैंने सर देखा एक वहाँ पर बहुत बड़ा स्टोर है हिगेनबॉथम करके, और मैं वहाँ पर गया और मैंने देखा कि कोई हिंदी की बुक्स जो है वो क्या अवेलेबल है वहाँ पे। तो मैं ज़्यादातर चेन्नई में ऐसा देखता हूँ कि कहीं पर भी हिंदी का कोई साहित्य मिलता नहीं है देखने को। और हम एक तरफ कहते हैं कि ग्लोबली हम इतना सिमट के रह गए हैं कि सारा कुछ जो है सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन मैं ऐसा क्यों देखता हूँ कि साउथ में जो हिंदी भाषी लोग बाग हैं उनका कम्युनिकेशन जो है वो नाम मात्र का है। और हम बात ज़रूर करते हैं कि उत्तर भारत के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन हम ये एक्सचेंज ऑफ व्यूज जो है वो हिंदी का विरोध करके साउथ में ये किस तरीके से इतनी गंभीर समस्या है कि हम बहुत साहित्य की बात करते हैं, लेकिन बावजूद इसके कि हमारी पहुंच जो है। प्लीज़ सर मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए कि कम्युनिकेशन बनाने के लिए सर साउथ से हैं चूँकि, तो क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि हम एक पत्र भी अगर वहाँ से लिखना चाहें तो हम किसी से वहाँ पर टंकित नहीं करा सकते हैं। आई हैव सीन दिस पर्टिकुलर थिंग देयर इन चेन्नई सर प्लीज़ कैन यू आंसर ऑफ माय क्वेश्चन? थैंक यू सर। ठीक है जी। ये तो आज शुरू हुआ ऐसा नहीं है, आज बहुत कम हो गया है हिंदी विरोध। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, ये हिंदी विरोध कम होने नहीं देंगे, ऐसा सोच विचार करके ये घमंडी अलायंस है ना, उसका नेतृत्व है स्टालिन जो दे रहे हैं। उन लोगों ने अभी ये हिंदी विरोध को और शक्तिशाली बनाने के लिए, हिंदी बुक्स को हटाने के लिए, हिंदी बोर्ड्स को हटाने के लिए, हिंदी कहीं पर लिखा है तो उसके ऊपर काला पेंट डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात सर आप समझ लीजिए, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के सबसे ज़्यादा बच्चे एग्जामिनेशन में बैठे हैं पिछले साल पूरे भारत में, वो तमिलनाडु से है। ये समझ लीजिए, तमिलनाडु से सबसे ज़्यादा बैठे। मैं जब चौथे पांचवें में जो मैं पढ़े थे, मैं उतना गलत हिंदी नहीं बोल रहा ऐसा मैं समझ रहा हूँ। देखिए मैं जब चौथा पांचवी क्लास में पढ़ रहे थे उस समय आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ हिंदी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। मेरे पिताजी मेरे माताजी तो इंसिस्ट करते थे हिंदी सीखना चाहिए। वो बहुत सारे परिवारों में ऐसा जो हो रहा है ये भी आप मानना चाहिए। ऐसे ऐसे वो कम हो रहा था, लेकिन पॉलिटिकली इसको फिर से इवन कर्नाटक में भी शुरू हो गया जी। बेंगलुरु जैसे जगह बहुत ज़्यादा अच्छी तरह हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हिंदी साहित्य निर्माण करने वाले लोग भी है, लेकिन वहाँ के भी पार्टीज, मैं किसी को नेम नहीं करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये देश को विखंडन करने के लिए, विभाजन करने के लिए हिंदी को कमजोर करने का कोशिश कर रहे। लेकिन
संघ सहित ऑर्गेनाइजेशंस, केवल हिंदी को नहीं, हिंदी को भी प्रामुख्य देने की आवश्यकता है, ऐसा करके प्रचारित करते हैं। यहाँ मेरा पुस्तक के बारे में बताया, भाई साहब मैं तो अंग्रेजी में लिखा हूँ, थोड़ा थोड़ा बात करने का उतना अच्छी तरह हिंदी लिख नहीं सकते, लेकिन फिर भी हिंदी लिखा, उसको अच्छे आप लोगों से किसी ने अच्छा हिंदी में पुस्तक के रूप में लाया है। वी आर ऑल ट्राइंग फॉर दैट, ये तो हो रहा है। और ये संबंध अच्छा करने के लिए 2-3 कार्यक्रम आप देख लीजिए। अभी रिसेंटली तमिल काशी संगम किया है, आपके यहाँ आए हैं तमिलनाडु से लोग, संघकाल साहित्य बनारस में आए हैं, बनारस से लोगों को लेकर तमिलनाडु में गए। फिर क्या चाहिए स्पीकर के देने, और क्या है भाई साहब अभी आजकल पार्लियामेंट के वो अभी दिसंबर में फिर हो रहा है वो। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, स्पीकर लोकसभा में स्पीकर के देने और क्या स्थापित किया है, चेंगोल है। वो चेंगोल कहाँ से आया? तमिलनाडु से आया। सो इमोशनल कनेक्ट के लिए एक साइड में काम हो रहा है, एक साइड पे इसको पीछे खींचने के लिए, नीचे गिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर इसके लिए शक्ति प्रदान करने के लिए कोशिश करना। एक छोटी सी एक और उदाहरण बताकर मैं समाप्त ये उत्तर दे दूंगा। केरल से हूं मैं चेन्नई से नहीं हूं, केरल से हूं। केरल के मैं पिछले विजयदशमी को केरल के एक चुने हुए 21 लोगों को, 21 में 4-5 महिलाओं भी, केरल से लेकर मैं स्वयं गया कश्मीर में। केरल और कश्मीर के बीच में जो संबंध ढूंढ के निकाला, कश्मीर के शैवा प्रोटोगोनिस्ट, बहुत बड़ा आचार्य, फिलोसोफर आचार्य अभिनव गुप्ता के जो विचार के आधार पर केरल में अभी भी मंदिरों में पूजा हो रहा है, उस मंदिरों के प्रतिनिधियों को लेकर कश्मीर में गया, कश्मीर में कार्यक्रम किया। और इस विजयदशमी को, इस क्वाइट रिलेवेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं, इस विजयदशमी को काश्मीरी शैविज्म के प्रणेता अभिनव गुप्ता के नाम पर एक बहुत बड़ा एडवांस्ड स्टडीज का सेंटर हमने केरल में शुरू किया है। इसमें इस समय केरल में इतना अभी पॉलिटिकल अपोजिशन है, कम्युनिस्ट लोग हैं, फिर भी हमने हमारे सीमित संसाधनों को इकट्ठा करके कश्मीर जम्मू यूनिवर्सिटी से भी प्रोफेसर्स आए थे उस कार्यक्रम में। सो दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, आप सभी का जो सहमत, आप लगी सभी का जो सपोर्ट इसको मिलना चाहिए, तब जाकर ठीक हो जाएगा। इस प्रकार के जो राष्ट्र विरोधी ताकत कल नहीं तो परसों पूरा खत्म हो जाएगा। और उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जितना हम उनसे उम्मीद करते हैं, हमको भी दक्षिण भारतीय भाषाओं के प्रति वही अनुराग दिखाना चाहिए। उसके बिना नहीं होगा। ये तो मैं बताने से भी ज़्यादा अच्छा आप बता रहे हैं। जी, कोई और पूछ लूं? अनुमति हो तो एक। हाँ, अरे इधर आइए कुलपति जी भाई। माइक इधर है, माइक मेरी तरफ अच्छा, है, लेकिन आपके पास है, आपकी अच्छा। नजर कुलपति जी पर तो मैं उनको देता हूँ। इस सादर नमस्कार। 2 विषय थे। एक तो आपने जैसे कहा काशी तमिल समागम, अभी लखनऊ विश्वविद्यालय का दायित्व है, अभी मेरे पास है। वहाँ से भी बच्चों की एक पूरी टीम गई और ऑनरेबल गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, उन्होंने खुद ही हम लोगों को इनवाइट किया था। बच्चे गए, उनका पूरा खर्चा रहने का, खाने का, घूमने का, एवरीथिंग उन्होंने अरेंज कराया। एक डिपार्टमेंट के बच्चे गए और ऐसे घूमने नहीं गए, मतलब स्टडी टूर था, तो उनके रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप भी उन लोगों ने कराया था। एक दूसरे डिपार्टमेंट का फाइनल हो रहा है। मेरा विषय ये था कि हिंदी का प्रचार तो ठीक है, मैं तमिल जानना चाहता हूँ या मैं मलयालम जानना चाहता हूँ। क्या ये संभव है कि वो भाषा मुझे मेरी लिपि में, देवनागरी लिपि में उपलब्ध हो जाए, जिससे मेरी एक्सेस उस भाषा तक ज़्यादा सरल हो? और मैं भी सीखना चाहता हूँ, एक और भाषा सीख लें। गुरमुखी मुझे आती है, मेरी इनिशियल स्कूलिंग थी, हिंदी अंग्रेज़ी हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, तो एक आध और भाषा जान सकें। तो इसमें अगर हमारी भाषा में कंटेंट अवेलेबल हो जाए, शब्द उनके होंगे, भाषा हमारी होगी, तो हमारे लिए ज़्यादा सुलभ हो जाएगा। बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा सजेशन। मैं आपको कंग्रेचुलेट कर रहा हूँ आपके जो इस इच्छा को। मैं मेरा एक गुरु ऐसा मैं मानने वाला एक व्यक्ति का उदाहरण बता रहा हूँ। मान्य रंगा हरि जी, रिसेंटली वो एक्सपेड, 93 ईयर ओल्ड, बहुत बड़ा विद्वान थे। उनको 12 भाषाएं आती थी, 12 वर्किंग नॉलेज है,
लिखना पढ़ना ये सब, पुस्तकें भी लिखे हैं। वो रंगहरि जी ये भाषा सभी कैसे सीखा इतना भाषा मेरे को उन्होंने बताया। भगवत गीता मेरे को पूरा 700 श्लोकास मेरे को कंठस्थ है और संस्कृत में वो मैंने कंठस्थ कर दिया। किसी राज्य में प्रवास करने के समय वहाँ के भाषा के गीता मैं खरीद लूँगा। और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वो मन में है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वो बंगाली भाषा में लिखा है तो भी मैं लिपि वहाँ से सीख देते, ये उनका तरीका है। सभी के लिए वो लागू नहीं होगा। वो पहला हमको गीता कंठस्थ होना चाहिए, एक विषय। लेकिन दूसरा, आप यूनिवर्सिटी का कुलपति जी है, आपको इनिशिएटिव ले सकते हैं ना। यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों साउथ इंडियन भाषाओं के एक सीट क्यों नहीं, चेयर क्यों नहीं शुरू कर सकते, डिपार्टमेंट। रिसेंटली डीयू के अंदर पहले तो थे मलयालम डिपार्टमेंट, इस साल फिर से उन्होंने मलयालम डिपार्टमेंट को रिवाइव किया। केरल के मेरे संगठन का ही एक प्रतिनिधि प्रोफेसर करके वहाँ आए और मलयालम डिपार्टमेंट शुरू किए हैं। So it is easy when you people are taking initiative. I think it's that easy. वो शुरू कर सकते हैं। हमारे तरफ से क्या मदद चाहिए? मलयालम के लिए मदद मैं कर दूंगा, आप अगर आवश्यकता बताए तो। तमिल के मेरे सहकारियों को मैं बताऊंगा, ऐसा कुछ प्रयास किया है तो जरूर सहायता देंगे, इसका भी जरूरत है। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर विद्या बिंदु जी हैं जी। अभी भाई साहब ने कहा कि देवनागरी लिपि में लिप्यंतरण की बात आपने की। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से एक साहित्य भारती नाम से पत्रिका हम लोगों ने शुरू की थी और उसमें विशेषांक, तमिल विशेषांक, मलयालम विशेषांक सब अलग अलग निकाले गए थे। और मैंने कोशिश की थी कि वहाँ के जो लेखक हैं वे अपनी रचनाएं देवनागरी में भी दें और अपनी रचनाओं का मतलब मूल जो है वो देवनागरी में दें। तो जब उसके प्रूफ देखने में बड़ी कठिनाई हो रही थी, लेकिन बहुत सारे शब्द उसमें संस्कृत के मिले और उसे लगा कि जो भाषाएं हैं सब एक दूसरे से जो ग्रहण करती रही हैं, अगर हम हिंदी में उनकी भाषा, उनकी रचनाओं को देवनागरी में लिप्यंतरण करके प्रस्तुत करें, साथ में अनुवाद भी दें तो ज़्यादा ग्राह्य होगा। और ये प्रयोग किया गया और वो बड़ा सफल भी रहा। बहुत सारे लोगों ने यहाँ, मेरे ख्याल से लखनऊ विश्वविद्यालय में भी पाठ्यक्रम में अभी शुरू हुआ है कि नहीं, कहीं पर दक्षिण भारतीय भाषाएं पढ़ाए जाने का कोर्स चला था और बहुत सारे लोगों ने सीखा भी था। सुब्रमण्य भारती के नाम से भी बहुत सारी चीज़ें सामने आईं। तो ये आपसी सौहार्द बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जैसे प्रयत्न हो रहे हैं वो स्वागत योग्य हैं। बहुत बहुत आभार। कोई एक अंतिम प्रश्न और ले लेते हैं, किसी को पूछना है? कौन है? मैं भाषा संबंधित एक बात बताऊं। हाँ हाँ। भाषा नहीं, इसका जो लिपि के साथ साथ शब्दों का भी शुद्धि के बारे में सोचने की आवश्यकता है। शब्द शुद्धि का सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन मैं बता रहा हूं, दो भाषाएं हैं। अंग्रेजी का जो इसके अंदर आ रहे हैं सभी, अभी आजकल बहुत बड़े अखबारों में भी हेडिंग में भी टाइटल में भी अंग्रेजी शब्द आ रहे हैं। और उसके साथ साथ कितने लोग मेरे साथ सहमत होंगे पता नहीं मेरे को, उर्दू का ज्यादा इंटरवेंशन इसके अंदर आ रहे हैं। देखिए, शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी आप अगर उपयोग किए तो, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता शब्द उपयोग किया है तो मेरे केरल के लोगों को भी समझ में आ जाएगा। लेकिन आप आजादी का शब्द उपयोग किया है तो केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक में समझ में नहीं आएगा। आजादी शब्द नहीं है, वहां नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूं शब्द शुद्धि भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से जो साहित्य कृतियां आते हैं इसमें थोड़ा आप लोगों के, क्योंकि लेखक लोग बैठे हैं, इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। भाषा की शुद्धता पर पत्रकारों के लिए एक बात कही है तो ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब पूछिए, ये पूछ ले। हाँ हाँ जी, मैं अंशुमाली शर्मा हूँ, पेशे से शिक्षक हूँ। ये आपसे जानना चाह रहा था कि युवाओं के बीच में हम क्या करें कि वो भारतीय स्वत्व को आत्मसात कर सकें, भारतीय स्वत्व उनके अंदर प्रवाहित हो जाए। देखिए, बहुत सारे काम हमको करने के लिए हैं। आज के युवा, मैं हमेशा इस विषय के बारे में कहने के समय पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी का एक प्रसिद्ध उद्धरणी, एक कोटेशन हमेशा कहते हैं। चिन्मयानंद जी कहते हैं, यूथ्स आर नॉट यूजलेस बट यूज्डलेस। यानी युवा यूजलेस नहीं है, उनको ठीक तरह से हम उपयोग नहीं किए। नॉट यूजलेस बट यूज्डलेस, हमने उपयोग नहीं किया। इसलिए उपयोग करना है तो क्या करना, उनके
तरफ से यानी युवा लोगों की संख्या यहाँ भी कम है ये युवा इस प्रकार के वैचारिक कार्यक्रमों में हम लोगों ने थोड़ा उस आयु वर्ग के लोगों को भी लाने के लिए कोशिश करना। कोशिश करने से काम नहीं चलेगा, उनको ध्यान देकर हम बैठने के लिए पैलेटेबल फॉर्मेट में इसको रखने की आवश्यकता है। ये दूसरा विषय है, उनके लिए भी लायक टॉपिकों के बारे में चर्चा होना यहाँ होने वाला है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ यहाँ आप लोगों ने सोचा नहीं है। ये दूसरा। तीसरा जो बात, थोड़ा बहुत इधर उधर युवाओं के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में कुछ लोग थोड़ा वो किस्म के पीछे जा रहे हैं, कुछ लोग तो कल्चरल मार्क्सिज्म के पीछे जा रहे हैं। उस समय उनको दुश्मन ऐसा व्यवहार मत करना, प्यार के साथ उनको साथ में लेकर उनको भी एंजॉय करने लायक कार्यक्रम, उनको भी हमारे साथ आकर्षण करने लायक कार्यक्रमों का आयोजन करने की आवश्यकता है। इसके लिए इतिहास का जो बातों के बारे में सिखाने के लिए ड्राई टेक्स्ट बुक का उपयोग करने के बिना उनको लेकर ऐतिहासिक पुण्य स्थली के तरफ आप वॉकिंग करना, हेरिटेज वॉक, हिस्ट्री वॉक, वहां जाने दो। वहां बच्चों को लेकर वहां जाने के बाद, यहाँ तांतिया तोपे युद्ध किया थे क्या, यहाँ रात हम रुकेंगे, लेट दम, उनको थोड़ा गिटार वगैरह लेकर आकर नृत्य करने दो, देर रात तक कैंप फायर करने दो। उनके मन में ये विचार देने के लिए कुछ प्लान भी करने की आवश्यकता है। और चौथा मैं बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत युवाओं के बीच में खास तौर पर आर्थिक दृष्टि पर या अनेक कारणों से, ऐतिहासिक कारणों से, सामाजिक दृष्टि पर भी पिछड़े हुए लोग हैं, आर्थिक भी सामाजिक, उन लोगों को भी साथ में लेने के लिए मैं एक शब्द प्रयोग करूंगा। मेरे हिंदी की कमजोरी के कारण हिंदी अंग्रेजी का शब्द प्रयोग कर रहा हूं, क्षमा कीजिए। एक एकेडमिक फिलैंथ्रोपी, यहाँ तो प्राध्यापक लोग भी बैठे हैं। एकेडमिक फिलैंथ्रोपी का सबसे अच्छा एक उदाहरण मैं बता रहा हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक प्रोफेसर माधव सदाशिव गोलवलकर, व्हेन ही वाज प्रोफेसर देयर इन काशी, काशी में पढ़ाते थे, उनका पूरा सैलरी उन्होंने खर्चा करते थे क्लास में पढ़ने वाले बच्चों में पिछड़े हुए जाति वर्ग के, पिछड़े हुए, आर्थिक दृष्टि पर पिछड़े हुए लोगों के लिए। आज ये थोड़ा रास्ते से अलग होकर चलने का कारण, उनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। गलती उनका नहीं है, चिन्मयानंद जी जो कहते हैं ना, वो यूजलेस नहीं, हम उनको ठीक प्रकार से यूज नहीं करते हैं। इसके लिए हमारे अंदर थोड़ा विचार आ गया है तो ये अच्छा होगा। और उनको समझने लायक ढंग से, देखिए वो लोग कहते हैं अंग्रेजी श्रेष्ठ है, अंग्रेजी के द्वारा भारत को एक कर सकते हैं, ऐसा वो लोग, कुछ लोग कहते हैं। लेकिन भारत के भाषा सब एक है, एक भाषा परिवार है पूरे भारत का, मलयालम से लेकर या तमिल से लेकर कश्मीरी तक एक ही परिवार है। यह साबित करने के लिए युवाओं के सामने लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल के आधार पर आपको कुछ रख सकते हैं क्या? सिंपल सा बात बता रहा हूं, मैं लिंग्विस्ट नहीं हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं। हिंदी, संस्कृत, मलयालम या तमिल, सभी भारतीय भाषाओं में सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का एक ही पैटर्न है। वो पैटर्न SOV पैटर्न है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। मैं भाषण करता हूं, मैं भाषण करता हूं, अहम भाषणम करोमि, ज्ञान प्रभाषणम चेयुगयान, मलयालम। सभी में मैंने 3 भाषा का उपयोग यहां किया, तीनों में पैटर्न एक है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। लेकिन अंग्रेजी आप बताइए, आई एम डिलीवरिंग स्पीच, आई सब्जेक्ट, डिलीवरिंग वर्ब, स्पीच ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स SVO पैटर्न है। पूरे भारत का जो लिंग्विस्टिक फैमिली ऐसा कहने के कारण क्या है, मैं अलग अलग प्रकार से उनको हम एड्रेस करने की आवश्यकता है। युवाओं को दृष्टि, इसमें प्रेरणा देने के लिए भाषा भी एक प्रकार का माध्यम है, हिस्ट्री, इतिहास भी एक माध्यम है, साइंस भी एक माध्यम है, उसको लेकर, और हमारे मन भी एक बड़ा माध्यम है। ये सभी को इस्तेमाल किया है तो उन लोगों को एक ठीक दिशा हम देख सकते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों में बड़े संख्या में ऐसे लोगों को आने की प्रेरणा भी मिलेगा। ये अंतिम प्रश्न लेते हैं। आपने प्रारंभ में रिस्ट्रक्चरिंग की बात की, तो वो आपका मॉडल क्या होगा और किस किस में प्रायोरिटी होगी,
और क्या ऐसे में हमको रिजर्वेशन की रिस्ट्रिक्शन के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जबकि एक जातिवादी जनगणना की बात हो रही है? तो इस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, आपने जो रिस्ट्रक्चरिंग का जो बात बताया वो भी मैं मेरा पुस्तक के आधार पर ही बताया था, क्योंकि भारत में स्वतंत्रता संग्राम वो एक स्ट्रगल फॉर सेल्फहुड है। अपने स्वत्व को फिर से राष्ट्र के सेंटर फोकल पॉइंट में लाने के लिए ही संघर्ष हुआ था। इसलिए कहते हैं महर्षि अरबिंदो, when he was defining Indian independence struggle, भारत के स्वतंत्रता संग्राम को परिभाषित करने के समय, in his famous speech titled Awakening Indian Souls, भारतीय आत्माओं को जगाने का ऐसा एक उनका भाषण है, वो पुस्तक रूप में भी आया था। उन्होंने बताया है आवर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, उन्होंने शब्द प्रयोग किया टास्क, आवर टास्क इज नॉट मैकेनिकल और आर्टिफिशियल, आवर्स इज ए स्पिरिचुअल एंड मॉरल वॉर। ये केवल आर्टिफिशियल नहीं, इट इज नॉट एट ऑल कन्फाइंड टू पॉलिटिकल पर्पसेस, राजनीति से सीमित नहीं है। इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन, इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्री, इट इज रिलेटेड टू प्लानिंग, इट इज रिलेटेड टू आर्ट एंड थिएटर, एवरीवेयर दिस सेल्फहुड और सनातन धर्म, उन्होंने शब्द प्रयोग ऐसा ही किया था, is to be applied. On the basis of that, we have to restructure, then and then only we can say that we are in a battle for selfhood और स्वतंत्रता, हम स्वतंत्रता संग्राम करते हैं। इसलिए मैंने शुरू में भी बताया, हमारे इस प्रयास पूरा होना चाहिए तो स्व के आधार पर सभी फेसेस को रिस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है। इसमें स्वाभाविक रूप में मैं किसी को प्रामुख्य देते हैं तो आई विल गिव शिक्षा को ही प्रामुख्य देते हैं, मैं एजुकेशन को प्रामुख्य देते हैं, संस्कृति को प्रामुख्य देते हैं, फिर स्वाभाविक रूप में अपने जो आर्थिक स्थिति को देते हैं। कुछ लोग तर्क करते हैं अर्थ ठीक नहीं हुआ है तो आपके एजुकेशन के क्या फायदा है, ऐसा कहते हैं। लेकिन मेरा जो फील्ड एजुकेशन और कल्चर और फिलोसफिकल एक्टिविटीज का, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारे एजुकेशन, अपने हिस्ट्री और उससे रिलेटेड कला, ये सब में ये स्व अपने भारत का जो स्वत्व और सेल्फहुड का एप्लीकेशन होने की चाहिए, आवश्यकता है। समान अंदर आर्थिक क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में भी इस प्रकार का प्रयास करने की आवश्यकता है। आप में से कई लोगों को मन में शक आए होंगे, मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस एरा में, इस कालखंड में आपके ये स्व वाले जो बातों को क्या फायदा है, सनातन धर्म को क्या कहने के लिए है, ऐसा आप बहुत सारे लोगों ने सुने होंगे। एक महान विचारक का नाम युवाल नोवा हरारी, ही से यहूदी, आजकल यहूदी ऐसा कह सकते हैं क्या, वो पॉलिटिकली करेक्ट है क्या, पॉलिटिकली इनकरेक्ट है क्या पता नहीं, लेकिन एक यहूदी विचारक है। उन्होंने बहुत सारे पुस्तक, होमो सैपियंस ऐसा करके उन्होंने पुस्तक वगैरह लिखा है। उनका मॉडर्न लेटेस्ट पुस्तक है 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी के लिए 21 अध्याय ऐसा करके एक पुस्तक, छोटा पुस्तक है। 20 अध्यायों में ये टेक्नोलॉजी क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, डेमोक्रेसी को कैसे टेक्नोलॉजी खत्म करते हैं, ये सब, पीपल वर्सेस टेक, ये सब कहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से क्या हो रहा है, इसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से चर्चा किया। और अंत में 21वीं अध्याय 21st लेसन, ही इज स्टार्टिंग विथ अ पर्टिकुलर सेंटेंस, आई एम नॉट कोटिंग डिटो, मेरे याद है मैं 5 साल पहले पढ़ा है, लेकिन उन्होंने बताया है, देखिए वाचक लोग, रीडर्स को लगेगा मैं अभी तक जो बताया हुआ बात सब नेगेटिव है, प्रॉब्लम्स के बारे में है, क्या देयर इज नो वे आउट ऑफ इट, इसमें से कुछ मार्ग नहीं है क्या, ऐसा आपको लगेगा। मैं जरूर बताऊंगा मार्ग है। व्हाट इज दैट मार्ग? कहीं पर बैठे हुए कुछ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एलिट्स, प्रबुद्ध लोग, चाइना में होंगे, अमेरिका में होंगे, वाशिंगटन में होंगे, वहां बैठकर आपके मन को कंट्रोल करने के पहले, बिफोर दोस एलिट्स सिटिंग समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड कंट्रोल योर माइंड, यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंड। आप आपके मन को कंट्रोल करो, दैट इज द ओनली वे आउट। इसके लिए नेक्स्ट सेंटेंस वो कह रहे, इसके लिए मैं बता रहा हूं भारतीय योग और ध्यान, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये भी बताया स्पिरिचुअलाइजिंग द टेक्नोलॉजी के बिना इसको आगे नहीं बढ़ सकता। इसका सीख
ये बताने वाला अगर भारतीय कुछ किसी विचारक है तो लोगों को लगेगा वो भारतीय लोग हैं ना, ऐसा ही कहते हैं। लेकिन कहते हैं यहूदी एक महान विचारक कहते हैं भारतीय मार्ग ही है इसको आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए वी हैव टू थिंक अबाउट इट। सडनली आप तुरंत क्वेश्चन मेरे को पूछ रहे व्हाट इज योर सॉल्यूशन फॉर टेक्नोलॉजी, मैं जनरली बता सकते हैं इसमें बैठे हुए टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड पर्सन्स मस्ट अप्लाई देयर माइंड ऑन दिस, अदरवाइज क्या होने वाला है आज के, वी कॉन्ट जस्ट अवॉइड टेक्नोलॉजी बट इसकी आवश्यकता है, जरूरत है। उस प्रकार रिस्ट्रक्चरिंग, मैंने जो बात बताया रिस्ट्रक्चरिंग का एक कंसेप्ट फ्रेमवर्क स्वाक के फ्रेमवर्क है, द फ्रेमवर्क ऑफ सेल्फहुड। देन आपने पूछा एक मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स, ऐसा आपने जो बताया रिजर्वेशन जैसे जो विषयों के बारे में। देखिए रिजर्वेशन क्यों आया है, आप में से कुछ लोगों को when I am here in 2018 to attend your संवादी कार्यक्रम, उस समय भी एक क्वेश्चन आ गया था। क्वेश्चन को मैंने जो उत्तर दिया, उत्तर से आधा से ज्यादा लोग संतोष नहीं थे। आज कितने प्रतिशत संतोष हो जाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। रिजर्वेशन के जो व्यवस्था संविधान में जो रखा है वो रखने का एक कारण है यहां सामाजिक असमानता है, ये मानने की आवश्यकता है। वी आर डन मिस्टेक, वी नहीं तो हमारे पूर्वजों ने कुछ गलतियां बीच के कालखंड में किए हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बिकॉज ऑफ दैट एक सामाजिक कुरीति, सामाजिक असमानता है। डॉक्टर मोहन भागवत हमेशा कहते हैं जब तक ये सामाजिक असमानता रहते हैं तब तक आरक्षण का भी जरूरत है, आरक्षण रहना ही पड़ेगा। इसको ठीक करने का काम भी मैंने जो पहले बताया, द रीस्ट्रक्चरिंग द वेरी डेमोक्रेसी, रीस्ट्रक्चरिंग द सोशल पैटर्न, रीस्ट्रक्चरिंग आवर एजुकेशनल सिस्टम, रीस्ट्रक्चरिंग आवर इकोनॉमिक सिस्टम, उसका एक स्वाभाविक बाई प्रोडक्ट इस रूप में समाज के अंदर भी परिवर्तन आ जाएगा, तब जाकर यह समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम सभी लोग उस दिशा में आगे जाने की आवश्यकता है। अंत में आजकल नए नए जाति उभर कर आ रहा है। भारत के अंदर इतना ज्यादा केवल 4 वर्ण ही थे, इतना ज्यादा जाति नहीं थे, वो जाति सब अपने अपने कामकाज के साथ जुड़े हुए जाति थी एक जमाने में। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, इंग्लिश लोग आए, उनको सबसे अच्छा लगा जाति के आधार पर अगर भारत को बांट सकते हैं तो हमारा सत्ता हमेशा के लिए यहां कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए जाति प्रथा को मजबूत करने के लिए उन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र रचा। उसमें से एक है उनका सेंसस। सेंसस को लेकर भी जातियों का एक प्रकार का एक सीढ़ी क्रम उन्होंने तैयार किया। स्वतंत्रता मिलने के बाद, नहीं तो स्वाधीनता मिलने के बाद यहाँ के जो स्थिति और सुधरना, इस प्रकार के जाति प्रथा को समाप्त करना, जातियों के संख्या भी आहिस्ते आहिस्ते कम होना, आर्थिक सामाजिक दृष्टि पर सभी एक एक ग्रुप करके सभी लोगों के साथ ऊपर उठकर आना चाहिए, ये कल्पना थी। इंक्लूडिंग बाबा साहब अंबेडकर जी के मन में भी ये कल्पना थी। इसलिए उन्होंने बताया था ये आरक्षण भी हमेशा के लिए रखने का नहीं है, वो 10 साल में रीथिंकिंग करना चाहिए, ऐसा बताया था। कितने लोग इसके लिए, रीथिंकिंग मतलब क्या है, रीलुकिंग यानी क्या है, कितने लोग इसका एक लिमिट के ऊपर आ गया है। लेकिन क्या हुआ था, एक एक समाज नीचे जाने के लिए एक प्रवृत्ति बढ़ाया यहाँ के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के कारण। जाति को अपने सत्ता को कायम रखने के लिए उपयोग करने वाला जो पॉलिटिशियंस, वो पॉलिटिशियंस इसको ज्यादा एक प्रकार से इंग्लिश लोगों से भी ज्यादा जातियों को बढ़ाने के लिए कोशिश किया। पिछले बार जब सेंसस हुआ था, सेंसस ऑफिसर्स एक बात कहते हैं, वो सेंसस में भी जाति का जो गणना करने के लिए बताया था, बट व्हाई इट वाज नॉट अनाउंस क्यों नहीं किया? उनको लगा एक एक परिवार जो डिमांड करते हैं एक दूसरे जाति, नया जाति उभर कर आ रहे हैं, 10,000 से ज्यादा जाति उभर कर आ रहे हैं, ये कैसे अनाउंस कर सकते हैं, ऐसा बताया था। ये एक प्रकार से एक गलत सोच है, इसको समाप्त होने की आवश्यकता है। ये समाप्त होने के लिए केवल उसी क्षेत्र में कुछ एक प्रकार का एक कानूनगत परिवर्तन लाने से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सब लोग मिलकर काम करने से ये हो जाएगा। इसलिए मैंने मोहन जी को कोट करते हुए एक बात बताया, रिजर्वेशन के बारे में संघ का सोच। 4 बार हमने
मैं संघ के प्रतिनिधि इस रूप में भी बता रहा हूं, 4 बार प्रस्ताव पारित किया है, उस सभी में ये विषय बताया है। सब लोग मिलकर ये काम करने की आवश्यकता है, ये है मेरा सोच। एक बढ़िया सत्र जिसमें चर्चा हुई, बहुत सारी निकल के आई और आखिर में ये बात भी आई कि अंग्रेज़ों से ज़्यादा जो विभाजनकारी हैं वो हमारे आज के नेता हैं, पहले के आज के जैसे भी। ये जो बात आई है स्वत्व की, सेल्फहुड की, ये कृपया याद रखिए कि जो हम यहाँ तक चले आए तो इसका कारण ये है कि हम हमेशा से बहुत विनम्र रहे, लचीले रहे, अध्ययनशील रहे। वो लचीलापन मत छोड़िएगा, सीखने की प्रवृत्ति मत छोड़िएगा, स्वीकारता लीजिएगा। हमको बहुत सारे लोगों ने जब उनका आए अलग अलग समय में विचारक आए, सुधारक आए, हमको ठोका पीटा, सही किया और फिर रास्ते पे डाल दिया, हम फिर चल लिए। हम हठीले नहीं हैं, हम रिजिड नहीं हैं, इसलिए हम चल रहे हैं। ये बात मत भूलिएगा, यही हमको आगे भी ले जाएगी। इतने मुश्किलों के बाद यहाँ लाई है, यही उसकी सोल है हमारी आत्मा भारत की, यही सनातन संस्कृति की सोल है। और अपनी संस्कृति पे जो सनातन है उस पर गर्व कीजिए। इसका जो उद्देश्य वो यही है, वो जब आप भारतीय दृष्टि विकसित करेंगे समाजशास्त्र की, अर्थशास्त्र की, फिलॉसफी की, तो बहुत सारी नई चीज़ें निकलेंगी। और अपने बच्चों को इतिहास ज़रूर पढ़ाइए, वो विज्ञान पढ़ें, कॉमर्स पढ़ें, इतिहास ज़रूर पढ़ाइए, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं नंद कुमार जी का बहुत हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ एक बहुत अच्छे सत्र के लिए, एक इतनी कहना चाहिए कि चर्निंग के लिए, इतना एक दिमागी एक्सरसाइज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।